हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे आपका? लिविंग वर्ल्ड। ओके, लिविंग वर्ल्ड में हम बायोलॉजी के बारे में देखे थे, बायोलॉजी के टाइप्स देखे थे, उसके किसे फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया है, किसे फादर ऑफ जूलॉजी बोला गया है और किसे फादर ऑफ बोटनी बोला गया है। ठीक है ना। फादर ऑफ बोटनी कौन था? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी कौन था? एरिस्टोटल। ओके, फिर हमने क्या किया था, लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफाइनिंग करेंगे, कैसे उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो हमने दो टॉपिक देखा था। हमने पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख लिया था, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। सेकेंड वन हमने क्या देखा था? रिप्रोडक्शन देखा था। अब थर्ड आया था कॉन्शियसनेस। ये मैंने लिख दिया क्योंकि टाइम हम लोग का बहुत लिखने में टाइम जाता है। ओके, तो आप लोग को ज़्यादा मैं दे सकूँ, इतने कम जो टाइम दिया गया है उस टाइम में ज़्यादा दे सकूँ, इसलिए मैंने लिख के रखा है। आपको ऐसे टॉपिक मिलते जाएगा, आप इस सबको बस आपका काम क्या है कि आप इस सबको नोट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो हम कॉन्शियसनेस में बात करते हैं। कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं? देखो ये क्या है? एबिलिटी है। किसका? लिविंग बीइंग का। लिविंग बीइंग का। ओके, नॉट नॉन लिविंग। तो ये क्या है? एबिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग का कि वो सेंस कर सके किसको? सराउंडिंग एनवायरनमेंट को। सराउंडिंग एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है उसका? कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी कुछ हो सकता है। ठीक है ना। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। जो चीज़ आ रहा है जिसको आप सेंस कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई। और जब आप सेंस करते हो उसको क्या बोलेंगे? आप वो सेंस करने के बाद आप अपने कुछ एक्ट कर रहे हो उस चीज़ को देख के। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स देना, समझ गए ना। जब आप उस चीज़ को, जब कोई स्टिमुलाई आया तो आप उसको रिस्पॉन्स किया, तो रिस्पॉन्स किया मतलब आप उसके बारे में क्या एक्ट कर रहे हो। जैसे कोई पत्थर मारा आपको, या क्या हुआ, कभी आप रास्ते पे जा रहे हो, रास्ते में जाते अचानक सांप आ जाते तो आपका पैर क्या है? आप पीछे अपने बॉडी को कर लेते हो। देखो कितना जल्दी होता है ये रिस्पॉन्स स्टिमुलाई। ये सब किसका खेल है, किसका गेम होता है? ये नर्व कोऑर्डिनेशन का। नर्व कोऑर्डिनेशन का क्या है? जैसे ही आपका आँख देखा, आँख देखने के बाद क्या किया उसने? सीधा नर्व्स को बताया। नर्व्स में क्या होता है? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन क्या होता है? एक्सन होता है। पढ़ा होगा आपने नर्व कोऑर्डिनेशन में। उसमें क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसा होता है? देखो न्यूरॉन ना ऐसा होता है, ये इसके एक्सन होते हैं, इसके ऐसे होते हैं, फिर ऐसे ऐसा करके कुछ होता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है, फिर ये जॉइन होता है, यहाँ पे एक्सन होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। तो ये दूसरा एक्सन के हेड से जुड़ा रहता है ये। ठीक है ना, ये एक से दूसरे एक्सन के। तो ऐसे आपको नर्व को पता चला, ये नर्व ने इसको बताया। ये नर्व जाके क्या करता है? हमारे दिमाग को बताता है। दिमाग को कैसे बताता है? वहाँ पे क्या करता है? वो कुछ केमिकल रिलीज करता है। देखो मुंह से तो बोलेगा नहीं, नर्व्स के पास माउथ थोड़े होते हैं बोलने के लिए, दिमाग के पास कान थोड़े होता है सुनने के लिए। वो क्या करेगा? एक केमिकल रिलीज करेगा। केमिकल वो क्या होगा? वो केमिकल जो होगा ना, वो क्या करेगा? सेंसरी नर्व होता है जो सेंस करता है। वो क्या करेगा? उस चीज़ को, सिग्नल को, इसको क्या बोलेंगे? ये सिग्नल भेज रहा है। अब जब ये सिग्नल भेजा है ना तो वहाँ पे वो केमिकल का फॉर्म भेजता है, फिर उसको सेंसरी नर्व आइडेंटिफाई करता है, फिर उस सिग्नल को क्या करता है? वो इंटरसेप्ट करता है, मतलब इंटरसेप्ट मतलब चेंज करता है एज ए इन्फॉर्मेशन, और ठीक वो दिमाग को बताता है। दिमाग क्या करता है? डायरेक्ट बॉडी को बोलता है कि तुम अपना पैर को क्या करो? पीछे खींचो। दैट इज द रिस्पॉन्स। ओके, तो ये है हम लोग का, ये मैकेनिक्स से बोलो तो आप, भगवान ने भी बनाया ना ये टोटली मैकेनिक्स, बहुत इंटेलिजेंट दिमाग से बनाया। क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स देता है हमारा बॉडी ना, एक सेकेंड माइन्यूट, मतलब सेकेंड तो एकदम कम सेकेंड में ही ये हमारा काम हो जाए। जैसे आपने साफ देखा पैर पीछे, देखो कितना टाइम लगा उसको। ठीक है ना। जबकि इसको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा? अगर हम दूसरे को बोले, हम फिजिकली अगर ये चीज़ करें, हम पहले उसको बताएं, वो उसको बोले, वो जाके दिमाग को बोले, फिर बोले तुम हटो बोल के, टाइम लगता ही नहीं लगता। पर हमारे बॉडी का मैकेनिक्स देखो आप, कितना माइन्यूट सेकेंड में हो रहा है। जैसे ही आप सांप देखा, अचानक आँख देखी, पैर पीछे, देखो कितना सेकेंड में ये टोटल प्रोसेस हो गया। तो वो क्या कर रहा है? हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग। ये क्या एबिलिटी है लिविंग बीइंग का? कि वो सेंस करे सराउंडिंग एनवायरनमेंट को एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, और रिस्पॉन्ड करे अपने बॉडी को, विच कुड बी, जो कि क्या हो सकता है? फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है रिस्पॉन्स। ओके, तो ये आपका इसका डेफिनेशन है। समझ में आया ना? आया ना? एक बार और बता देता हूँ मैं, ये क्या एबिलिटी है आपका लिविंग बीइंग का? कि वो सेंस करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट को और रिस्पॉन्ड करता है उस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को, जो स्टिमुलाई आ रहा है, जो कि क्या हो सकता है? फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और कोई बायोलॉजिकल भी स्टिमुलाई हो सकता है। अंडरस्टैंड? सेकेंड देखो, द विजिबल चेंज ऑफ रिएक्शन
द विजिबल चेंज ऑफ रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस। अब क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं हम, ये प्रोसेस क्या है, रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं। तो देखो जो विजिबल चेंज है, जो देख के जो चेंज आता है किसमें, चेंज ऑफ रिएक्शन, विजिबल चेंज ऑफ रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस। क्या स्टिमुलस आया उसके हिसाब से हम क्या अपने बॉडी को चेंज कर रहे हैं, कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं हमारे बॉडी में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। अंडरस्टैंड। तो रिस्पॉन्स किसका है, क्या मतलब हुआ कि हमने जिस चीज़ को स्टिमुलाई को देखा, स्टिमुलाई देखने के बाद हमारे बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन हुआ, कैसे हमारे बॉडी ने दिमाग को बताया वो चीज़ों को, और हम कैसे उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, दैट इज द रिस्पॉन्स। अंडरस्टैंड। तो विजिबल चेंज ऑफ रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। अंडरस्टैंड। अब देखो प्लांट्स की बात करते हैं अगर हम, तो प्लांट्स में क्या होता है, कोई सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन नहीं होता है। प्लांट डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन। प्लांट में कान, नाक, आँख तो होता नहीं है ना, पर वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट्स में रिस्पॉन्स करते हैं। जब लेकिन उसमें सेंस ऑर्गन ही नहीं होता है तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, ये क्वेश्चन आ रहा कि नहीं आ रहा। तो देखो प्लांट्स डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन, तो कैसे करेगा, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर। प्लांट किसको रिस्पॉन्ड करता है, एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, या लाइट आने से लाइट को एक्सपेक्ट है, जैसे लाइट आएगा वो खाना बनाना शुरू करेगा। दैट मीन उसको लाइट मिला तो क्या सेंस किया कि आप प्रोडक्शन हमारा फोटोसिंथेसिस करना है। फोटोसिंथेसिस पता है ना कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट से करता है कि नहीं करता है, और किसके हिसाब से करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन तीनों चीज़ से वो खाना बनाता है। जिसको क्या बनाता है, क्या खाना होता है उसका, किस फॉर्म में होता है फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ओके याद रखो प्लांट्स का खाना क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या करता है, कन्वर्ट किस में करता है, स्टार्च। स्टार्च क्या है, उसका फूड है। और प्लांट्स में एक चीज़ और याद रखो, जब प्लांट्स में खाना ज़्यादा बन गया तो वो रिजर्व फूड बोलता है। रिजर्व फूड कहाँ रिजर्व करता है प्लांट्स में, लीव्स में ऑलवेज। याद रखो कि प्लांट स्टोर देयर रिजर्व फूड ऑन देयर लीव्स। ओके, तो प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, किसको किसको, लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पोल्यूटेंट, टच एक्सेट्रा। प्लांट किसको रेस्पॉन्ड करेगा, ये सब चीज़ें, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर उसी को सिर्फ रेस्पॉन्स करेगा, लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पोल्यूटेंट्स, टच एक्सेट्रा। दैट इज पोल्यूटेंट्स, फिर टच एक्सेट्रा। पोल्यूटेंट्स में कुछ भी पोल्यूशंस जो इफेक्टिंग होता है, दैट इज पोल्यूटेंट्स। ओके, एग्जांपल मान लो फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मिमोसा पुडिका, जिसको मैंने छुई मुई बोला था आपको, पहले मैंने समझाया था छुई मुई प्लांट, तो वो उसको बायोलॉजिकल नेम क्या है उसका, मिमोसा पुडिका। ओके, बाद में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम कैसे, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन में आएगा आपका इसी चैप्टर में, उसको भी हम देखेंगे नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल नेम हम कैसे देते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, अभी आप देखो फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मिमोसा पुडिका, दैट इज छुई मुई, ओकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल टू टच। जब उसको हम टच करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके लीव्स फोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। और ये कौन सा प्लांट में होता है, मिमोसा पुडिका, याद कर लो नाम, मिमोसा पुडिका। ओके, जिसको छुई मुई भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखो ह्यूमन में, इन ह्यूमन बींग्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैंने बताया था ना कि ह्यूमन बींग क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सच है फीलिंग ऑफ हंगर, थर्स्ट, कोल्ड एक्सेट्रा, ये सब क्या है उसके सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये सब उसको खुद ही, उसके लिए कोई चीज़ के लिए कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है, पर वो खुद सेंस करता है कि अभी मुझे भूख लग रही है, अभी मुझे ठंड लग रही है, या अभी मुझे थर्स्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो उनको बताता है। वो रिसेप्टर किस फॉर्म में होते हैं, केमिकल के फॉर्म में होते हैं। वो केमिकल रिलीज करते हैं, भूख लगता है तो केमिकल रिलीज होने लगता है, जिससे अपने पता चलता है कि हमको भूख लगा है। ओके, तो ये सारे आपके चीज़ कॉन्शियसनेस में, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नोट डाउन। हो गया डन। चलो नेक्स्ट करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब अच्छे से नोट्स कर लेना आप। हाँ,
क्या है हमारा नंबर 4 में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला था, सेल्स क्या हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स as cells are the basic building blocks of block लिखो of living organism। समझ गए। इसको क्यों डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग फॉर्म बोलते हैं, क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग में सेल्स होता नहीं है। सेल्स कहाँ पे होता है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग फॉर्म में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स। क्यों, क्योंकि सेल जो है ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। पहले स्टार्टिंग में सेल से ही होता है, सेल्स। इसको आप इसके बाद भी ये लिख सकते हो, इसके नीचे लिख सकते हो आप सेल्स। सेल से मिलके क्या बनाया है आप, टिश्यू। और सेम चीज़ बायोलॉजिकल आपका, अब इसके बाद हम बायोलॉजिकल उसमें भी यही है, सेल बन के क्या बना, टिश्यू बनने के बाद क्या बना, ऑर्गेन। देन ऑर्गेन के बाद क्या हुआ, ऑर्गेन सिस्टम के बाद क्या हो गया आपका, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो देखो बेसिक कौन हुआ, सेल से ही सब कुछ आया ना, सेल से ही तो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है बॉडी का। तो सेल क्या हो गया, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया आपका, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल फॉर टिश्यू के ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड टू ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो दैट्स व्हाई सेल से स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें किससे आया, सेल से आया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बस इतना ही करना है आपको, नोट डाउन कर लो। फिर हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। डन। अब करेंगे हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया, अब देखो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इट स्टार्ट्स विथ सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। हम लोग का जो बॉडी, हम लोग जो ग्रो हुए, ये क्या हुआ, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से हुए। हम कैसे बने, हम मदर्स के जो स्टोमच में होता है, पहले क्या होते हैं, जस्ट एक जाइगोट होते हैं। जाइगोट मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, ठीक है ना, तो उसको क्या प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट, ठीक है ना। जाइगोट ये प्रोसेस जो मदर मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फिर वो जाइगोट क्या आता है, मदर्स के यूटेरस में आता है। मदर्स के यूटेरस में आने के बाद क्या होता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर आना स्टार्ट होता है, सेल्स को ऑर्गन, जैसे मैंने बताया था। ओके, तो ये प्रोसेस है। तो ये स्टार्ट का हम जो बने, हमारा जो स्ट्रक्चर बना किसके, सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर से बना, ठीक है ना। तो इट स्टार्ट विथ सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। समझ में आया सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर कि हमारा बॉडी कैसे कहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, कैसे इसमें सेल्स आए, बॉडी आए, फिर क्या है ऑर्गन आए, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आया, फिर कैसे हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है ना। तो इट स्टार्ट विथ सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल वेयर 4 टाइप्स ऑफ मोलिकुल। यहाँ पे 4 टाइप का मोलिकुल है। सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर जो है ना, मोलिकुल से 4 टाइप के हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये चारों से ही हमारा बॉडी क्या हुआ, बना है, सेल्स बना है। अंडरस्टैंड। तो इट स्टार्ट विथ सब माइक्रोस्कोपिक
मॉलिकुलर लेवल वेयर 4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, 4 टाइप मॉलिक्यूल याद रख लो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स एंड सेल्स इनटू ऑर्गेनाइज। वो किससे उससे ये चारों मॉलिक्यूल जो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल है ना, कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये 4 मॉलिक्यूल से हमारा क्या बना, सेल्स बना। सेल्स बनने के बाद क्या ऑर्गेनाइज किस में चेंज हुआ, वो क्या बना, वो ऑर्गेनेलिज बना। ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, जो ऑर्गेनेलिज जो पार्ट होते हैं, ऑर्गेन्स के पार्ट होते हैं, ठीक है ना, जो सेल्स में होते हैं। ऑर्गेन के पार्ट नहीं, सेल्स में होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, राइबोसोम मान लो, ये सब क्या है हमारा ऑर्गेनेलिज है। ओके, सेल्स कैसा होता है, सेल्स ऐसा होता है कि नहीं होता, ये सेल वॉल हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बीन शेप हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है। एनर्जी किस फॉर्म में होता है स्टोर्ड, एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें, ये सब आप याद रखो। एटीपी इज एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ओके, तो समझ में आया ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, एटीपी के फॉर्म में। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे और भी ऑर्गेनेलिज है, ये सब ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। और जो यहाँ पे लिक्विड मटेरियल होते हैं सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, तो पहला पॉइंट समझ में आया आप लोग को कि इट स्टार्ट विद सम माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल। कब से हमारा बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो किस लेवल से हुआ, सम माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल से हुआ, जहाँ पे 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ये चारों का नाम याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। वो किससे बना, उससे क्या बना, सेल्स बना, एंड सेल्स इनटू ऑर्गेनेलिज, ठीक है। सेल से भी क्या बना, ऑर्गेनेल बना। सेकेंड पॉइंट देखो, द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। सेल से क्या ऑर्गेनाइज हुआ, टिश्यू हुआ। टिश्यू इन टर्न्स आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन। टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना। ऑर्गन्स आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन सिस्टम। ये मैंने आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें, ठीक है ना। फिर भी आप इसमें देख लो कैसे लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या है, द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब जो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बनता है। देन इट लिव्स इन ए पॉपुलेशन। वो ऑर्गेनिज्म जब बन गया तो क्या करेगा, वो एक पॉपुलेशन में रहेगा, विच फॉर्म्स कम्युनिटी। वो पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाता है, कम्युनिटी बनाता है। विच आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। और वो कम्युनिटी किसका पार्ट है, इकोसिस्टम का। एंड इकोसिस्टम आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। तो एक बायोस्फीयर बनाने के लिए देखो कैसे कैसा है, पहले ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म पहले सेल्स बना, सेल्स के बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद क्या बने, ऑर्गन बने, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना, फिर एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ। जब ऑर्गेनिज्म हुआ तो वो जो एक पॉपुलेशन में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। वो कम्युनिटी क्या मिलकर बनेगा, इकोसिस्टम बनाएगा। जब वो इकोसिस्टम क्या बनेगा, एक बायोस्फीयर बनाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। नोट डाउन। डन। अब देखो हम नेक्स्ट करते हैं होम्योस्टेसिस। देखो ये होम्योस्टेसिस मैंने पहले लिखाया नहीं आपको, पर होम्योस्टेसिस क्या होता है पता है। देखो हम लोग के बॉडी के अंदर ना, ठीक है ना, एक कांस्टेंट क्या कहते हैं, कांस्टेंट एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा बॉडी क्या करे, प्रॉपर फंक्शनिंग करे। ओके, उसके लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट एक एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। ओके, देखो 2 वर्ड है, इसको मैं जस्ट समझा देता हूँ फिर मैं लिखा दूँगा, क्योंकि इसको मैंने पहले समझाया नहीं आपको। नाउ सी, वन इज होम्योस्टेसिस एंड वन इज हेमियोस्टेसिस। 2 वर्ड है, कंफ्यूज मत होना। हेमियोस्टेसिस, ओके, होम्योस्टेसिस एंड हेमोस्टेसिस। ओ होम्योस्टेसिस एंड हेमोस्टेसिस, ओके, 2 वर्ड है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। दिस बोथ आर नॉट सिमिलर। ओके, देखो
होम्योस्टेसिस क्या होता है नॉर्मली, हम लोग का बॉडी में, हमारा बॉडी सिस्टम तो बन गया अभी, अब हम लोग का बॉडी में जो फंक्शंस हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट एनवायरमेंटल इंटरनल एनवायरनमेंट चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए या कांस्टेंट कुछ भी पीएच चाहिए, कुछ भी चाहिए, पर एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे हमारा बॉडी क्या करे, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ओके, हेमियोस्टेसिस मीन्स क्या होता है, स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है ना। जब खून हम लोग का करता है, खून जब बहना शुरू हो जाता है, तो अगर स्टॉप, जब वो स्टॉप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेमियोस्टेसिस। ओके, स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है ना, रुकना, खून का रुकना। ओके, या इसको आप क्या बोलते हो, क्लोटिंग भी बोलते हैं। क्लोटिंग सुना है ना, CLOTTING, क्लोटिंग, वो भी क्या है हमारा, हेमियोस्टेसिस है। एंड होम्योस्टेसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, होम्योस्टेसिस। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा ना समझ में आप लोगों को, अच्छा से करो हाँ, ये चीज़ें सब समझ के करो, इसको रट्टा मत मारना आप लोग बस। नाउ सी दैट इज होम्योस्टेसिस। ओके, अब होम्योस्टेसिस में क्या लिखा है, देखो होम्योस्टेसिस यहाँ पे क्या लिखा है, द टर्म होम्योस्टेसिस, ये जो टर्म आया था होम्योस्टेसिस, इसको किसने दिया था, तो द टर्म होम्योस्टेसिस वाज कॉइन्ड बाय अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन, याद रख लो, वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इन 1929। ओके, तो होम्योस्टेसिस टर्म को किसने दिया था, वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इन 1929। वाल्टर याद रख लो, वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन, ठीक है, 1929। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है, तो होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सुइटेबल फॉर मेंटेनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, जिससे कि हमारे बॉडी का अंदर का जो ऑर्गन्स हो वो सुइटेबल हो अपना फंक्शनिंग करने के लिए। ओके, होम्योस्टेसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एनवायरनमेंट, हमारे बॉडी का अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट वे में मेंटेन हो, जिससे कि हमारा ऑर्गन जो है वो प्रॉपर मेंटेनेंस कर सके और फंक्शन कर सके। दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। समझ में आया ना आप लोग को, देख लो, नोट कर लो, फिर इसके बाद हम इवोल्यूशन करते हैं। नोट डाउन। ओके, नाउ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या बताया था, मैंने बोला था इवोल्यूशन में ये चेंजेस होता है टाइम टू टाइम, हम ठीक है ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है चेंजेस जो होता है ये, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल। ओके, द नंबर 7 इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में क्या था, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आप लोग को, ठीक है ना, कैसे कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे करके वो, जैसे मछली में रहना, तो फिश भी क्या हुआ, एडेप्ट, उसका भी इंसेस्टर कुछ होता होगा फिश का, बाद में उनको पानी में रहने लगे, तो उनके बॉडी में क्या हो गया, क्या चेंजेस हो गया, गिल्स आ गया। जिराफ पहले जिराफ तो पता ही है ना, जिसका आपका क्या है, नेक ना बहुत लंबा होता है। तो पहले क्या थे, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हो गए थे ना कि उनको इकोसिस्टम में क्या हुआ, खाने के लिए ना कम पड़ गया, तो क्या हो गया, अब जिराफ क्या किया, वो पेड़ के पत्तों का, छोटे जो जानवर है वो तो नीचे के सारे ग्रासेस खा लेते थे, पर जो जिराफ था तो उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया, अब ऐसे उसमें चेंजेस आए कि उनके नेक क्या हो गए, बढ़ते गए बाद में क्या किए, वो ऊपर के लिव्स खाना शुरू हो गए। क्यों, अकॉर्डिंग टू क्या, फूड, उनको फूड चाहिए था, फूड खाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो चेंजेस करता है ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं हम, इवोल्यूशन। अंडरस्टैंड, तो इवोल्यूशन का मतलब समझ में आया, तो लिख लो अभी। नाउ स्टूडेंट से ये इवोल्यूशन है, मैंने लिखा है कुछ, आप देख लो, इसको नोट कर लो, एक बार रीड आउट करके देखो। यहाँ पे क्या है इवोल्यूशन, इट रिफर्स टू चेंजेस, किसको चेंज करता है, जो चेंजेस होता है, विच ओकर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम जो चेंजेस होता है, अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी इन एनवायरनमेंट टू सर्वाइव, किसके हिसाब से, कि वो अपने आप को ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसके लिए उसको सर्वाइव करने के लिए जो भी उसको चेंजेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। अंडरस्टैंड,
तो समझो अच्छे से कि ऑर्गेनिज्म को किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसको अपने बॉडी में जो भी चेंजेस करना पड़े, ठीक है ना, उसको ही क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो इट रिफर्स टू चेंजेस विच ओकर फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी इन एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। ओके, अंडरस्टैंड। इन फैक्ट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है ना, इसके मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजी को क्या बोला गया है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन भी बोला गया है, इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। क्यों? क्योंकि अगर इवोल्यूशन नहीं होगा तो कोई चीज़ का क्या होगा, हम लोग स्टडी कैसे करेंगे कि वो चीज़ कैसा, उसका एंसेस्टर क्या था, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके साथ था। जब हम बाद में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक वर्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक चीज़ है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उससे हम क्या पता करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर के बारे में पता चलता है। फिर उसके जैसे कि उसमें क्या है, जब आप क्लासिफिकेशन का थोड़ा मैं बताता हूँ। क्लासिफिकेशन में देखो, एक होता है, ये एक सिस्टम में याद करो, बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा, KPCOFGS, याद कर लो, कैप्कोफेगस, सिंपल, KPCOFGS, कैप्कोफेगस। इसका मतलब क्या होता है, K फॉर किंगडम, okay, P for phylum, then C for class, then O for order, then F for family, then G for genus और S for species। तो हम इवोल्यूशनरी रिलेशन के थ्रू ही बता सकते हैं कि जो भी स्पीसीज है ये कौन सा जीनस का है, या कौन सा फैमिली का है, कौन सा ऑर्डर का, या कौन सा क्लास का है, कौन सा फाइलम का, या ये किस किंगडम का है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। और भी कुछ है फीचर्स, पर मेनली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर भी उसके हम कैरेक्टर को पता करके उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अंडरस्टैंड। तो इसको हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हमारा बाद में। अभी चलो देख लो इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में मैंने क्या बताया था आपको, देखो इवोल्यूशन में क्या बताया हम कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ओके, अब ये इवोल्यूशन को किसने दिया था, डार्विन ने, ठीक है ना। डार्विन डिफाइंड इवोल्यूशन एज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। मतलब डार्विन ने कैसे इवोल्यूशन को डिफाइन किया कि अपने आप को मॉडिफाइड करना अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन मतलब किस एनवायरनमेंट रहता है उसमें सर्वाइव करने के लिए कैसे अपने आप को मॉडिफाइड करोगे, दैट इज इवोल्यूशन। और इसको किसने किया था, डार्विन ने दिया था। नोट डाउन। आफ्टर दैट हम क्या पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में मैंने लिस्ट में लिखा था पता नहीं, देख लेना, अगर नहीं लिखाया होगा तो मेटाबॉलिज्म भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फर्स्ट नोट डाउन दिस वन। Done? Now नंबर 8। अब देखो क्या है हमारा 8 में, मेटाबॉलिज्म मान लो। मेटाबॉलिज्म पता नहीं पहले मैंने लिखा है कि लिखाया, पर देख लेना, मेटाबॉलिज्म इज इम्पोर्टेंट। ओके, देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सिंपल है, it is the sum total of all the chemical reaction occur in our body। सिंपल, देखो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ओकर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म में, मान लो हमने कुछ खाया, उसके क्या हुआ, डाइजेशन हुए। डाइजेशन मीन्स क्या होता है, फूड को ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स पार्ट होते हैं हमारे बॉडी रिजर्व पार करते हैं, और जो वेस्ट पार्ट होते हैं वो बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है। एक्सक्रीट मीन्स बाहर निकल जाता है। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, ये भी क्या एक रिएक्शंस है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसको हम क्या
बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अभी जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ना, ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, मेटाबॉलिज्म कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म देखो, एक एनाबॉलिज्म है और एक कैटाबॉलिज्म है। ओके, एनाबॉलिज्म क्या होता है? ये इसको हम सिंथेसिस प्रोसेस भी बोलते हैं, सिंथेसिस और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें क्या है? PROCESS। ओके, तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है? कोई भी 2 चीज़ सिंथेसिस होता है या कंस्ट्रक्टिव। एग्जाम्पल मान लो क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखो, फोटोसिंथेसिस क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या फूड को सिंथेसिस करते हैं, तो वो क्या प्रोसेस है? एनाबॉलिज्म है। ओके, देन कैटाबॉलिज्म, सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। अब देखो कैटाबॉलिज्म में क्या है? इसको सिंथेसिस बोलते थे। कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन और also called destructive process। एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे आपके? रेस्पिरेशन मान लो, रेस्पिरेशन ये इसमें भी क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है, ब्रेक डाउन होता है। देन डाइजेशन मान लो, आया समझ में? तो मेटाबॉलिज्म क्या था? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ओकर इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसिस होता है, या उसको कंस्ट्रक्टिव भी, मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहा है, किसी को बना रहा है, उसको क्या, जैसे एग्जांपल क्या? फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड कैटाबॉलिज्म इज व्हाट? ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शंस, और इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका? रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो आप। इसके लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेगा? जो नॉन लिविंग होता है ना, नॉन लिविंग नॉट एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, नॉन लिविंग नॉट एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। पर ये भी क्या है, देखो मेटाबॉलिज्म भी क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं नॉन लिविंग में तो वहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस, मतलब किसी चीज़ को बनाना। तो बनाना क्या नॉन लिविंग में भी कर सकते हैं हम, जैसे बेम्बू का पेड़ से या कोई प्लांट से हम क्या कर रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, तो वो सिंथेसिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या नॉन लिविंग चीज़ बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, तो वो भी है। कैटाबॉलिज्म में क्या है, रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन को तोड़ना, कोई भी रिएक्शन है, कुछ भी चीज़ को तोड़ दिया तो वो कैटाबॉलिज्म तो नहीं होगा ना, तो इसलिए इसको ये मेटाबॉलिज्म भी क्या डिफाइनिंग फीचर नहीं है, पर ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका लिविंग बीइंग का, ठीक है ना। और ये मेटाबॉलिज्म किस सेंस में बोला है, जो हमारे बॉडी का रिएक्शंस के बोला है, जैसे कि फूड, ब्रेकिंग ऑफ फूड, ठीक है ना, उसको लेके बोला है मेटाबॉलिज्म। अंडरस्टैंड, नोट डाउन। इसके बाद हम रिपेयर एंड रीजनरेशन पढ़ेंगे। हो गया, अभी रिपेयर एंड रीजनरेशन कर लेते हैं, देन एजिंग एंड देन डेथ। ओके, ये 3 प्रोसेस बचे हैं, आज ये तीनों प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे ऐसे। नाउ 9 इज रिपेयर एंड रीजनरेशन। तो देखो रिपेयर एंड रीजनरेशन, रीजनरेशन मैंने क्या बोला था कि जो लॉस बॉडी पार्ट होता है उसको क्या करें, जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म का एबिलिटी होता है कि वो उस बॉडी पार्ट को, लॉस पार्ट को या डैमेज पार्ट को रीजनरेट करे, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। ओके, अंडरस्टैंड। तो राइट नाउ सी,
मैंने यहाँ पे रिपेयर एंड रीजनरेशन और एजिंग दोनों रही थे। इसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट बचेगा डेथ। जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि कंप्लीट भी करना है हमें, बहुत सारे कोर्स हैं। ओके, तो देखो रिपेयर एंड रीजनरेशन, यहाँ पर रिपेयर क्या होता है? द एबिलिटी टू रिपेयर और रीजनरेट और रिन्यू, ठीक है ना, रिपेयर करेगा या रीजनरेट करेगा या रिन्यू करेगा। तो ऐसा एबिलिटी जो कि रिपेयर करेगा, रीजनरेट करेगा, रिन्यू करेगा डैमेज और लॉस बॉडी पार्ट इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब क्या ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ, पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है? जब वो एम्ब्रियो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो वो क्या है? प्री एम्ब्रियोनिक लाइफ। ओके, पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है? जब वो पैदा होना शुरू होता है, ठीक है ना, जब उसके स्ट्रक्चर सब आ जाते हैं, जब या पैदा होना शुरू होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एक ऐसा एबिलिटी है कि वो जब वो मतलब बाय फ्रॉम आफ्टर बर्थ हो सकता है, बोल सकते हो आप कि एक ऐसा उनमें एबिलिटी होता है कि वो अपने लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट को रिपेयर कर सके या रीजनरेट कर सके या रिन्यू कर सके इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड? पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ मतलब एम्ब्रियो के बाद क्या होता है? स्ट्रक्चर बनता है, फिर बर्थ होता है, बर्थ के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है। ओके, तो उस लाइफ में सेकेंड में क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हील देयर वुंड और रिपेयर द डैमेज पार्ट, ठीक है ना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कि कट गया, कटने के बाद देखो कुछ दिनों के बाद क्या होता है? वो अपने आप फिर एक नया स्किन आ जाता है, लेयर आ जाता है, और वो कटिंग पार्ट क्या होता है? बंद हो जाता है। बंद होता है कि नहीं होता है? तो वो हीलिंग भी बोल सकते हो या रिपेयर, या वो जो डैमेज पार्ट हो गया वो क्या हो गया? रिपेयर किया। पर ह्यूमन बीइंग क्या होता है? उंगली कट जाए तो वो रीजनरेट करके नया उंगली तो नहीं बनेगा ना, जस्ट ये वुंड के लिए बोला है। ओके, अगर मेरा हाथ कट गया तो हाथ फिर नया हाथ तो नहीं आएगा, वो रीजनरेशन एबिलिटी हमारे में नहीं होता है, पर कुछ ऑर्गेनिज्म में होते हैं। एग्जांपल मान लो कि एग्जाम्पल में मान लो प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये एबिलिटी होता है। लिजर्ड भी एक है जिसमें क्या ये एबिलिटी होता है रीजनरेशन और रिन्यू करने का। ओके, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हील देयर वुंड और रिपेयर द डैमेज पार्ट, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये होता है कि वो अपना वुंड को हील कर सके और वुंड को क्या कर सके? रिपेयर भी कर सके। अंडरस्टैंड? Now see aging what? It is the progressive decline or deterioration in structure and function of an organism। देखो ये जो एजिंग प्रोसेस है ना, ये स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ से पहले, मतलब बर्थ जन्म नहीं लिया, बर्थ से पहले ही जो जब हमारा एम्ब्रियो के पेट में रहता है, मदर्स के पेट में रहता है, तब उसके बॉडी में ये जो उसका स्ट्रक्चर है या जो फंक्शंस है वो डिटोरिएशन और डिक्लाइन कितना लिमिट तक होना चाहिए, हाथ कितना होना चाहिए, ये सब जो होता है ना दैट इज द एजिंग। कितने पैर होने चाहिए, कितने आँख होने चाहिए, जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या डिक्लाइन और डिटोरिएशन उसके फंक्शनिंग में या उसके उसमें, ये सब डिसाइड कहाँ होता है? मदर्स के पेट में। ओके, तो दैट इज एजिंग। और जो एजिंग के बारे में स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं हम? जर्नेटोलॉजी। याद रख लो, स्टडी ऑफ एजिंग इज जर्नेटोलॉजी, GERONATOLOGY। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, कि स्टडी ऑफ एजिंग को क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ एजिंग इज जर्नेटोलॉजी, ठीक है ना। और इसका डिफिनेशन क्या है? ये प्रोग्रेसिव डिक्लाइन और डिटोरिएशन है किसका? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और ये स्टार्ट कब होता है? बिफोर बर्थ में। तो ये रिपेयर एंड रीजनरेशन हो गया, ये आपका एजिंग हो गया। नोट डाउन। इसके बाद हम फिर डेथ को करते हैं, द लास्ट टॉपिक। ओके, डेथ। डन। चलो अभी डेथ को पढ़ लेते हैं।
देखो डेथ क्या है हमारा, एंड ऑफ लाइफ, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड डेथ। डेथ भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक में क्या होता है हमारा सोल, हमारा बॉडी वो हो जाता है, पर उसके कुछ फंक्शंस क्या हो, कुछ बॉडी के सेल्स हो गए या हो गए तो कुछ फंक्शंस करते रहते हैं, ठीक है ना। तब कब कौन सा एक क्लिनिकल डेथ होता है, एक और डेथ होता है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो डेथ क्या होता है, ओके। तो डेथ सिंपल है, टर्मिनेशन ऑफ लाइफ या एंड ऑफ लाइफ। चलो इसको अभी लिख लो आप लोग। नाउ स्टूडेंट्स सी आवर नेक्स्ट इज डेथ, ओके। अब देखो डेथ में क्या होता है मैंने बताया था ना कि टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अल्टीमेटली टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। जो हमारा फंक्शंस होता है बॉडी का सब क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है, दैट इज डेथ, ओके। अब देखो स्टडी ऑफ डेथ इज कॉल्ड थैनेटोलॉजी। जैसे हम एजिंग को क्या बोले थे, जेनेटोलॉजी, तो ऐसे ही क्या होता है, स्टडी ऑफ डेथ इज कॉल्ड थैनेटोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। स्टडी ऑफ एजिंग को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ डेथ को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया ना ये चीज़ कि अल्टीमेटली टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ, जो हमारा बॉडी का फंक्शन वो सब क्या होता है, टर्मिनेट होता है, बंद हो जाता है, तो दैट इज डेथ, ओके। एंड स्टडी ऑफ डेथ इज कॉल्ड थैनेटोलॉजी। अब देखो डेथ भी जो है ना, ये दो टाइप का होता है, एक क्लिनिकल डेथ हो गया एंड एक बायोलॉजिकल डेथ होगी। अब क्लिनिकल, जैसे कोई डॉक्टर देखता है तो उसके पहले क्या क्या चीज़ देखता है और क्या डिसाइड करता है कि ये कौन सा डेथ है। पोस्टमार्टम टाइम में होता है ना, तो कौन कौन सा डेथ है, तो उसमें हम कैसे देखते थे। क्लिनिकल डेथ क्या होता है, हार्ट बीट स्टॉप, अगर हार्ट बीट बंद हो गया तो दैट इज क्लिनिकल डेथ। पल्स स्टॉप, पल्स अगर पल्स जो है वो स्टॉप हो गया तो क्लिनिकल डेथ। ब्रीथिंग स्टॉप, ब्रीथिंग बंद हो गया तो क्लिनिकल डेथ। एंड पुपिल्स डायलेट, पुपिल्स डायलेट मतलब क्या होता है, जो हमारा आँख है ना वो क्या करता है, सेंस नहीं कर पाता है लाइट को, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं, जब मरते हैं ना तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आँख में देखो टॉर्च लगा के देखते हैं, टॉर्च से देखते हैं, आँख में आँख ऐसे खोल के टॉर्च से देखते हैं, आपने मूवी में भी देखा होगा। तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ये आँख हमारा पुपिल्स जो है ना वो लाइट को डिटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट इज पुपिल्स डायलेट, ओके। तो दिस आर क्लिनिकल डेथ। नाउ बायोलॉजिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ में देखो इट रिफर टू स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। बायोलॉजिकल डेथ होगा जब हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा, दैट इज बायोलॉजिकल डेथ। सेकेंड वन, इट इज पेलनेस विच मीन्स आफ्टर डेथ, जो हम मरने के बाद हमारा बॉडी में क्या आता है, पेलनेस हो जाता है, पीला पीला कर हो जाता है, दैट इज बायोलॉजिकल डेथ। सेटिंग ऑफ ब्लड इन लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी, जो हमारा ब्लड है वो सब क्या होता है, लोअर पोर्शन, पैरों में चला जाता है, लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी में क्या होता है, ये सेट हो जाता है हमारा ब्लड सब, दैट इज बायोलॉजिकल डेथ। रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ, अब देखना जो मर गया आदमी ना, जो ऑर्गेनिज्म मर गया उसको आप जब छुओगे तो क्या हो, ठंडा हो जाता है, दैट इज उसका टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ। देन मसल्स एंटर ए प्रोलॉन्ग फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है। तो ये सब क्या हो गया, बायोलॉजिकल डेथ। तो दिस इज ऑल अबाउट डेथ, आप लोग इसको नोट कर लो, ओके। और नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जनरल क्लासिफिकेशंस, ओके, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप इसको नोट कर लो फॉर टुडे, इतना काफ़ी है, इसको पढ़ो आप लोग, रिवीजन करो, ये हमारा टोटल कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। थैंक यू।